ये चीज़ें जो लेके आ रहे हैं ये सिंपलीफाई करने के लिए लेके आ रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना रहे, लोग फ्री होके काम कर सकें। मगर मैं फिर भी ये पूछना चाहूँगा कि जो एग्जम्पशन है इनकम टैक्स की, क्योंकि वो हर आम आदमी सुनना चाहता है, जी। वो कितने रुपए तक की इनकम दिखाएं तो उनको जो है टैक्स नहीं पड़ेगा। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना मतलब पहले 5 ट्रिलियन इकॉनमी कहा जाता था, अब कहा जा रहा है कि हमारा देश जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। तो आपको ऐसा क्या लगता है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ क्या हमारा देश जा रहा है? डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगी और डेवलपमेंट जो संजीव जी ने बताया, इसके अलावा आप क्या बताएंगे कि और कौन से फैक्टर्स, यूथ की बात करें हम तो यूथ के लिए, नौकरियों के लिए, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि सब पहले पूछते हैं नौकरियां मिली, नौकरियां इस बार मिलेंगी, घर बनेंगे, लोगों को पक्का घर मिल गया, गैस मिल गई, घर मिल गया। तो इसके बारे में जो हाउसिंग लोन्स और यूथ के बारे में क्या बोलेंगे? 2024 इलेक्शन ईयर है, आप सब लोग जानते हैं, और आज इंटरिम बजट पेश किया गया। इंटरिम बजट, आप जानते हैं कि इंटरिम बजट वो होता है जब पूरे साल का बजट पेश नहीं किया जाता, कुछ 4 महीनों के करीब का बजट पेश किया गया, जिसमें सिर्फ वो खर्चे जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होते हैं उनको ही सिर्फ बजट में रखा जाता है और प्रोजेक्शंस रखी जाती हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पठानकोट शहर के 2 मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वैभव अग्रवाल और संजीव महाजन। मैं अनिल खुराना आप सबका स्वागत करता हूं AMI न्यूज़ के इस प्रोग्राम टैक्स ज्ञान में। तो वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। वैभव जी, एक बात बताइए, जैसा कि आज सीतारमन जी ने आज इंटरिम बजट पेश किया, तो पहले तो मुझे उसकी कुछ हाइलाइट्स और वो बजट क्या था, क्या वो जस्ट एक पॉलिटिकल स्पीच थी या एक प्रॉपर जिसको हम इंटरिम बजट कहें वो बजट था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए लोगों को। अनिल जी, ऐसा होता है कि ये जो बजट इंटरिम बजट होता है ना, इसके अंदर सरकार को ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती, बिकॉज ये खाली डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बनाया जाता है। तो सरकार ने इस बजट में भी उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि फुल बजट जो है वो जुलाई 2024 में जब नई सरकार बनेगी उसके बाद आएगा, बट इस बजट में उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां थी पिछले 2014 से लेकर आज तक की वो दर्शाई हैं, और उन्होंने अपना इस बजट के आगे अपना विजन क्या रखा है उसके बारे में बताने की कोशिश करी है जनता को। तो क्या ऐसा क्या उन्होंने नया किया इस बार? जो अब मैं विज़न की बात करूं तो सरकार का विज़न क्या है? संजीव जी, क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए अनिल जी, उसमें सरकार का विज़न जो है पिछले बजट में भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करेंगे। 2047 तक उनका टीचर जो है वो है विकसित भारत। उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार भी इन्होंने 11% इंक्रीज़ किया है और तकरीबन 11.1 लाख करोड़ का जो बजट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया है। डिफेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। मेन जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का जो मोटिव है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें आए और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए, ताकि इंडिया का विकास, भारत का विकास जो है बड़ी तेज़ी से हो सके और हम अपना टारगेट को 2047 में अचीव कर सकें। बेसिक टारगेट उनका यही है। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना मतलब पहले 5 ट्रिलियन इकॉनमी कहा जाता था, अब कहा जा रहा है कि हमारा देश जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। तो आपको ऐसा क्या लगता है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ क्या हमारा देश जा रहा है? बिल्कुल जी, ऐसी दिशा को लेकर सरकार का पूरा विजन है। इसी विजन को देखते हुए इस बजट के अंदर भी उन्होंने कुछ अंदेशे दिए हैं, जिसमें एक ने सबसे पहला अंदेशा दिया है सेल्फ रिलायंस इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने बताया है कि हम एक 100 करोड़ का फंड रखेंगे जो कि यूटिलाइज़ किया जाएगा स्टार्टअप्स को चीप लोन देने के लिए। इसके अलावा अभी हमने देखा चीप लोन का मतलब क्या है?
लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए। कोलेट्रल? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए कोलेट्रल तो वैसे भी पहले भी जो है सरकार की स्कीम्स हैं जिसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो अभी नया कोई सवाल नहीं आया है। बट अभी जो उन्होंने दर्शाया है कि इनको हम एक लेसर इंटरेस्ट के ऊपर ये चीप लोन देने की बात की है उन्होंने। सेकेंडली, अब जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली अयोध्या को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, राम मंदिर वाला मुद्दा जो था वो बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड लेवल पे उसको किया, जिससे कि टूरिज़्म विकसित होगा। और ये भी माना जा रहा है कि इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, प्लस लक्षद्वीप को ये आगे लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज के बजट में भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दर्शाया है कि वो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात करी है उन्होंने, उसको डेवलप करने की बात करी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे अब जो भारत है वो विकसित देशों की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। संजीव जी, एक बात बताइए, जब बजट आता है तो लोगों का सबसे पहला ध्यान होता है वो कितनी छूट मिल गई, इस बार कितनी छूट मिल गई। तो इस बार लोगों को भी ये ध्यान रहेगा कि पहले तो कितनी थी, इस बार कितनी बढ़ गई। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? अनिल जी, ऐसे है, अगर हम विकसित देशों का बजट देखें तो उनमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं होती कि इसकी स्लैब बढ़ गई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका टैक्सेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं होता। मेन उनकी तवज्जो होती है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना करेगी, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करेगी। इस बजट में भी जैसे उन्होंने दिया कि उन्होंने अपना मोटिव रखा जीडीपी, इन्होंने बोला उसको, दैट इज़ अ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। इन्होंने इस बजट में, आप पॉलिटिकली कह लीजिए या सोशली कह लीजिए, इन्होंने 4 पिलर लेके चले हैं कि जो उनको डेवलप करना चाह रहे हैं। दैट इज़ अ पुअर फॉर विमेन, फॉर फार्मर्स, तो और चौथा पिलर है यूथ। जो 4 मेन पिलर हैं इनको ये आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो इनका मोटिव, जैसे विकसित देश के लिए इन्होंने 10 करोड़ लोगों को पिछले साल में, जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बताया कि 10 करोड़ लोगों को इन्होंने पॉवर्टी से ऊपर लेके आए हैं, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड दिया जा रहा है। अब इन्होंने डेवलपमेंट के लिए फ्री पावर की जैसे स्कीम निकाली, जैसे सोलर के लिए तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक करोड़ लोगों के लिए इन्होंने और स्कीम निकाली है कि 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जाएंगे, जिसमें 300 यूनिट उनको यूनिट फ्री भी दिए जाएंगे। ये पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हो, कितने हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, 547 इन्होंने और एरिया जो डेवलप करने के लिए निकल, छोटे छोटे यूनिट है इन्होंने बनाए हैं कि 547 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे छोटे छोटे जो हैं। ट्रेन्स के लिए डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। दैट इज़ अ बेसिक चीज़। आप लेके देखो कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हमारा लॉजिस्टिक उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाना भी बड़ा इजी हो जाएगा। उससे डेवलपमेंट जो रफ्तार पकड़ेगी इंडिया की, डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगी। और डेवलपमेंट जो संजीव जी ने बताया, इसके अलावा आप क्या बताएंगे कि और कौन से फैक्टर्स, यूथ की बात करें हम तो यूथ के लिए, नौकरियों के लिए, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि सब पहले पूछते हैं नौकरियां मिली, नौकरियां इस बार मिलेंगी, घर बनेंगे, लोगों को पक्का घर मिल गया, गैस मिल गई, घर मिल गया। तो इसके बारे में, जो हाउसिंग लोन्स और यूथ के बारे में क्या बोलेंगे आप? अनिल जी, इसके अंदर ऐसा है कि जो आप सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है उनका एक मोटिव है, दैट इज़ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंदर उन्होंने हमारे यूथ के लिए ही जो स्टार्टअप पैकेजेस हैं उन्हीं के लिए शुरू करे हैं। जब हम अपने एक स्टार्टअप पैकेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एक ग्रोथ मिलेगी इकोनॉमी को, और एक नए आइडियाज़ विकसित होंगे जो हमारे यूथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके अलावा इन्होंने इस बारी नारी शक्ति संकरण, नारी समथिंग, हाँ, उसके लिए जो है बहुत कुछ किया है, बजट में बताया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो रिजर्वेशन है उसके अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, वो भी उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 33% कंपलसरी करेंगे, और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है यूथ, जब यूथ को एक
दिशा दिख जाएगी कि यहाँ पे जाके उसको डेवलपमेंट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। बाकी तो आपने जो बातें करी, गैस भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, राशन भी मिल जाएगा, पर जो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट जब वो अपने नए आइडिया से अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करेगा और उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा, अपने आइडिया को मार्केट में लाने की कोशिश करेगा, उसके लिए उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए फाइनेंस के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसके अंदर फंड रख के इसकी तरफ अपना वो शो किया है। संजीव जी, जैसे वैभव जी ने बताया कि यूथ को एक स्टार्टअप्स लगाकर और उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और उससे अदरवाइज़ लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप सारे लोग स्टार्टअप्स खोलने लगें तो उसके लिए स्किल भी चाहिए, जिसके लिए पिछली बार शायद स्किल इंडिया के नाम से भी कुछ शुरू किया गया था। क्या समझते हैं आप, वो सक्सेसफुल हुआ? स्किल इंडिया ने देखो जी अपना सक्सेसफुल तो है, लोगों को ट्रेंड किया है, आपका ट्रेंड पावर, अभी ट्रेंड मैन पावर मिल रही है। और जो स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं वो उसको एग्जम्पशन जो 24 को ख़त्म होनी थी उसको भी उन्होंने 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है, ताकि स्टार्टअप लगाने के लिए 1 साल लोगों को और मिल जाए। दूसरा बेसिक जो हम देख रहे हैं कि जैसे आप स्पीच अगर सुन रहे होंगे तो आप उन्होंने बोला कि हर घर जल, हर घर पानी जाएगा पीने वाला। जो गांव में लोग इतनी इतनी दूर जाते हैं वो हर घर में पहुंचेगा, हर घर में बिजली पहुंचेगी, हर घर में कुकिंग गैस पहुंचेगी। ये उनका बेसिक मोटिव है। और बेसिक अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, किया नहीं है, तो बेसिक वो ना पुराना जो जैसे जो 25,000 तक की डिमांड है जो 2010 तक स्टैंड कर रही थी लोगों की, वो उन्होंने माफ़ करने का उन्होंने प्रावधान कर दिया है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। 25,000 तक डिमांड पुरानी खड़ियाँ 2010 तक की, वो जो 2010 से लेकर 2015 तक 10,000 तक की डिमांड है उसको भी उन्होंने कर दिया कि हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, ताकि पुरानी लिटिगेशन ना चलें, अगला जो साल है स्मूथली सारा चलता रहे। ये चीज़ें जो लेके आ रहे हैं ये सिंपलीफाई करने के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना रहे, लोग फ्री होके काम कर सकें। मगर मैं फिर भी ये पूछना चाहूँगा कि जो एग्जम्पशन है इनकम टैक्स की, क्योंकि वो हर आम आदमी सुनना चाहता है, जी। वो कितने रुपए तक की इनकम दिखाएं तो उनको जो है टैक्स नहीं पड़ेगा? वो प्रावधान पिछले साल वाला ही है, पुराना। वो 7 लाख तक अगर आपकी आय है साल की तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर सैलरीड पीपल की 7.5 लाख तक है तो उसको भी कोई टैक्स नहीं देना है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिल जाती है। तो ये चीज़ें तो पुरानी है। उसके ऊपर होगा तो नॉर्मल रूटीन में जैसे कब तक जाएगा? 10, 20, इसमें 30? दो अनिल जी 2 रजीम है, एक तो पुराना रजीम है तो एक नया रजीम है। तो दोनों में अलग अलग प्रावधान है। 2.5 लाख 3 लाख से 5 लाख तक का, 1 लाख से 3 लाख से 6 लाख तक का, 6 लाख से 9 लाख तक। प्रावधान है वही बताइए। नहीं, बेस्ट दोनों बेस्ट है जी। किसी को किसी में टैक्स कम पड़ता है, पुराने रजीम में टैक्स कम पड़ जाता है, वो पुराना अवेल कर लेता है। जिसको नए में रजीम में कम पड़ता है वो नया रजीम अवेल कर ये लेता कब है। तक चलेगा दोनों रजीम? इस साल तो चलेगा जी, अगले साल दे कैन चेंज। ये तो पार्लियामेंट की पावर है। अभी तक तो ये दोनों रजीम चल रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट लगता है उसमें आप इसको अवेल कर सकते हैं। वैभव जी, एक बात बताइए, एक मुद्दा है, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, जिसके ऊपर मैं एक विशेष चर्चा भी करना चाहता था, परंतु चलो अब बाई चांस हम बजट पे आए हैं तो वो मुद्दा भी हम डिस्कस कर लें। वो मुद्दा है पेमेंट्स का। जो व्यापारी पेमेंट्स करते हैं एमएसएमईज़ को या अपनी जिनसे वो माल लेते हैं, उसके बारे में था कि 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो शायद वो सेल टैक्स वालों का जीएसटी के साथ कुछ रिलेट करता है। ज़रा उसके बारे में विस्तार से बताइए, ये लोग सुनना चाहेंगे। अनिल जी, ऐसा है, ये प्रावधान इस बजट में नहीं आया, ये पिछले बजट में आया था। और पिछले बजट में एक नया सेक्शन 40, पिछले बजट में आया तो लागू क्या होगा? जो पिछला बजट होता है वो पिछले साल के लिए ही होता है जी, फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये लागू हुआ है जी 1 अप्रैल 2023 से। ओके, ठीक है जी। तो ये इस साल पे लागू है। जो हमने अपनी रिटर्न्स इस साल भरनी है, 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय साल खत्म होगा उस पर जो हम रिटर्न्स बनी है उस पर लागू है। तो उस पर एक नया प्रावधान आया था सेक्शन 43BH का, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम एमएसएमई को 45 दिनों के अंदर, एमएसएमई मींस? एमएसएमई का जो डेफिनेशन है जी, वो डेफिनेशन में वैसे भाषा में समझा दो। मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन ही है
इसके अंदर पहले तो हम एमएसएमई वर्ड को समझें। व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई का मतलब है, एम से है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। माइक्रो का मतलब क्या है कि जो फर्म या जो बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और 5 करोड़ से टर्नओवर कम है, वो आती है माइक्रो के अंदर। जो स्मॉल है उसका अभिप्राय ये है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है और 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली अगर हम इन दोनों प्रावधानों को देखें तो हमारी बहुत सारी कंसर्न्स ऐसी हैं जिनसे हम डील करते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये माइक्रो में आती है या मीडियम में आती है? सर- मैं किसी से माल लेता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो है या मीडियम है? सर, प्रावधान दोनों के लिए एक ही है कि माइक्रो हो या मीडियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि अगर आप ऐसे लोगों को जिनसे आपने माल खरीदा है एमएसएमई से, उनको आप 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो ये जो आपने खर्चा किया है परचेज के लिए वो आपको हम डिसअलाउ कर देंगे। खर्चा किया मतलब? देखिए, जो आपने उनसे माल परचेज किया, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं, कब उसको खर्चे में डालते हैं ना। माल परचेज किया या उनसे कोई सर्विसेज ली हैं तो आप खर्चे में डालते हो उसको। तो उन्होंने कहा कि हम खर्चा आपको डिसअलाउ कर देंगे और उस वित्तीय साल में आपको वो खर्चा देंगे जिस साल में आप उनको एक्चुअल में पेमेंट करोगे। आगे एक मिनट। जैसे मैंने किसी फैक्ट्री से कोई माल खरीदा, मैंने 1 लाख का माल खरीदा, तो आपके हिसाब से उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी। अगर मैंने उसको पेमेंट नहीं की, मैंने उसको 2 महीने बाद पेमेंट की, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा? सर, ये डिपेंड करता है कि आप साल के अंदर कहाँ पे हैं। जैसे अगर तो आप साल के दौरान उसको पेमेंट कर देते हैं तो इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत कब आएगी? जब हम वित्तीय साल खत्म हो रहा है, जब हम उसको कैरी ओवर कर रहे हैं, देन वी हैव टू सी कि ये 15 दिन में पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि मेरे को वो जो डिसअलाउंस है वो उस साल में डिसअलाउंस होगा और जिस साल में मैं पेमेंट करूंगा उस साल में मेरे को वापस सरकार उसको अलाउंस दे देगी। ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा कदम है एमएसएमई को सपोर्ट देने के लिए, ताकि उन लोगों की पेमेंट्स डिले ना हो। वो एक छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, तो उन लोगों की पेमेंट्स ब्लॉक ना हो। तो वो ये एक बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने। सेकेंडली, 15 दिन की तो पेमेंट लिखी है एक्ट के अंदर, बट ये एक्सटेंड हो सकती है 45 दिनों तक अगर हमारा उनके साथ कोई स्पेसिफिक पेमेंट का एग्रीमेंट है, पर इससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर मैंने माल ही 15 मार्च को खरीदा है तो वो तो जाएगी अप्रैल में। सर, फिर हमें उसको ये देखना पड़ेगा, अपनी जब हम किताबें फाइनल करेंगे तो उसकी पेमेंट चलेगी अप्रैल में, तो हमने ये देखना है कि उसकी 45 दिनों के अंदर पेमेंट हुई कि नहीं हुई। अगर तो वो पेमेंट हम कर रहे हैं जाके मई महीने में, तो वो हमें खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अगर वो 45 दिनों के अंदर, खर्चा कैसे हुआ? वो तो हमने परचेज की। सर परचेज आपका खर्चा ही है ना जी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है। मेरी अगर वो मेरा अगर डिसअलाउ हो गया तो मेरी परचेज मान लो पूरे साल की 1 CR की है, तो उसमें से आपने 10 लाख तो आपने वापस कर दिया, तो मेरी परचेज 90 लाख रहेगी। तो आपका 10 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, 10 लाख प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 10 लाख प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स इस साल में देना पड़ेगा। जब आप अपनी अगले साल की रिटर्न फाइल करेंगे, जिस साल में आप उसको पेमेंट कर देंगे 10 लाख की, तो वो आपको उसका वो डिडक्शन दे देंगे। बड़ा खतरनाक कानून है जी। संजीव जी, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? भाई खतरनाक तो है जो पेमेंट नहीं करते हैं, जो पेमेंट टाइमली कर देंगे उनके लिए कोई खतरनाक नहीं है। संजीव जी, ऐसा है कि कई पार्टीज ऐसी हैं, कई व्यापारी ऐसे होंगे जहां पेमेंट कैश होती है, कई व्यापारी ऐसे होंगे जहां पेमेंट 30 दिन बाद होती है, कई व्यापारी ऐसे होंगे जिनकी मतलब धारा है कि वो 60 डेज़ के अंदर पेमेंट लेते हैं, पर कानून तो 45 दिन का है। तो ये 45 दिन का कानून तो लागू कर दिया। ये बेनिफिट है एमएसएमई यूनिट है उनके लिए बेनिफिशियल उन्होंने किया है कि उनकी वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो जाती है वो ब्लॉक ना हो, और अब वो जो अपने पास उनके वर्किंग कैपिटल है मैन्युफैक्चरिंग में आगे अपने यूनिट को एक्सपेंशन में लगा सकें। ये जो कानून बनाया है, ये सरकार ने व्यापारियों के फ़ायदे के लिए बनाया है या कोई जीएसटी के साथ भी रिलेशन है इसका? नहीं, ये व्यापारियों के फ़ायदे के लिए, जो एमएसएमई छोटे यूनिट हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट हैं, उनके फ़ायदे के लिए है। पर इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, जो पेमेंटें पिछले साल की पेंडिंग हैं 31 मार्च 23 तक जो पेंडिंग थी उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसकी पेमेंट बाद में भी हो सकती है, पर जो 1 अप्रैल के बाद ड्यू हुई है, 1 अप्रैल के बाद हमने कोई परचेजिंग करी है, 1 अप्रैल 23, उसके बाद कोई परचेजिंग करी है, जो उसके बाद कोई सर्विसेज ली हैं, ये एप्लीकेबल उस पर होगी। और मेन हमें देखने वाली बात तो वही आ गई, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट मैं करूं, मार्च में जो पेमेंट हम करेंगे उसमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो परचेज करेंगे या जो सर्विसेज लेंगे उसको देखना पड़ेगा। हम उसकी टाइमली पेमेंट, हम गुजारिश है अपने बिजनेसमैन भाइयों से भी कि उसकी पेमेंट कम से कम टाइमली कर दें,
ताकि वो डिसअलाउंस में ना आए आपकी, उसको ध्यान रखें थोड़ा सा। वैभव जी, बड़ा कन्फ्यूज़न है बहुत, इसको आपने लोगों ने दोनों ने मिलके काफ़ी इलेबोरेट किया। आप कुछ और बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी, इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि ये जो आप पूछ रहे थे ना, इससे फ़ायदा किसको होगा? देखो, फ़ायदा जो हमारे शहर के जो छोटे व्यापारी हैं, उन सबको फ़ायदा होगा। एक तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इससे क्या होगा, जब हमारी वर्किंग कैपिटल की रोटेशन जो है, हमारे छोटे व्यापारी तो सारा माल लेके आते हैं। सर लेके आते हैं, तो वो भी तो एमएसएमई में कवर्ड हैं। तो वो जहाँ पे माल उधार पे बेच रहे हैं, उनको भी तो पेमेंट्स टाइमली आएंगी। जब उनको पेमेंट्स टाइमली आएंगी तो वो भी आगे पेमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। जो पैसा एक जगह कहीं बारी ब्लॉक हो जाता था वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो ब्लॉकेज नहीं होगी। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये भी एक लूप होल प्लग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम पैसे को अपना रोटेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल को रोटेट करेंगे, इनकम भी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी और टैक्स भी उतना ज़्यादा जनरेट होगा। और जो एमएसएमई को पेमेंट नहीं आई, जो व्यापारी जिसने माल उधार बेचा था, उसके उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये उसका तो सिर्फ पैसे ब्लॉक हुए ना। सर ये आप खाली एक लाइन पे सोच रहे हैं। दोनों लाइनों में सोच रहा हूँ। आप एक एक तो आपने बता दी कि पेमेंट देनी जरूरी है, पर जिसने पेमेंट लेनी है उसको पेमेंट नहीं आई। सर नेचुरल सी बात है, उसने भी तो किसी ना किसी एमएसएमई को ही आगे माल बेचा होगा। वो भी, मैं भी तो एमएसएमई हूँ, तो मेरे को उसके लिए भी सेम प्रावधान है। जो जिसको मैंने माल बेचा उसके लिए भी सेम प्रावधान है, तो वो मेरे को भी तो पेमेंट देगा। हाँ, आपसे एक से लेगा तो आगे देगा। आगे देगा। तो वो तो इट इज़ अ गुड फैक्टर कि इट इज़ फॉर द रोटेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल्स ब्लॉक हो जाती थी, और मेजरली जो हमारे सिक यूनिट्स होते थे, वो इसी कारण होते थे कि वर्किंग यूनिट लगाया, बहुत अच्छा यूनिट लगा, सब कुछ हुआ, बाद में क्या हुआ जी, माल उधार बेचा था, पैसे नहीं आए, यूनिट बंद हो गया। तो ये जो सिक यूनिट्स की स्टोरीज हैं, ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी इससे। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% खत्म हो जाएंगी, बट ये कम हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सरकारों को माल बेचते हैं, अगर सरकार ही पैसा ना दे तो? सर सरकार के ऊपर भी सेम प्रावधान लागू है जी। तो ये सरकार जो है अब इंश्योर कर रही है, इनफैक्ट हम देखेंगे कि काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं कि जो एमएसएमई से हम वो सर्विसेज ले रहे हैं, या एमएसएमई से जो सप्लाईज वो ले रहे हैं, उनको विद इन 45 डेज़ या 15 डेज़ जो है, जैसे भी उनका एग्रीमेंट हुआ है, उस हिसाब से पेमेंट्स हों। और सेकेंडली इसके अंदर सबसे जो मेजर बात जो सोचने वाली ये है कि इस सबसे हमें जो लोगों को फ़ायदा होगा वो है रोटेशन ऑफ कैपिटल। हाँ जी संजीव जी, आप क्या बताएंगे इस बारे में? इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि एमएसएमई को पेमेंट नहीं आती तो उसको क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट का प्रावधान रखा है कि उसको जो नहीं पेमेंट देता उसको एमएसएमई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो लेट पेमेंट करता है। ये पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं। तो अगर वो नहीं देता है तो वो कोर्ट में जाके, जहाँ जनरली डीसी के पास पावर है, डिप्टी कमिश्नर के पास पावर होती है, उसके पास अपना केस लगा सकता है कि वहाँ से ये मेरे को इसने लेट पेमेंट करी है, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, तो ही कैन गेट द इंटरेस्ट। खैर ऐसा तो कोई नहीं करेगा व्यापारी कि वो केस के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बट चलो हम इस मुद्दे को ख़त्म करते हुए, लास्ट आपका कुछ कहना है इसके बारे में? इसके अंदर केस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज जो हमने एक चीज़ इसके अंदर देखी है, इसके अंदर एमएसएमई समाधान करके एक पोर्टल है, उसके अंदर ही हम बेशक अपनी अगर कंप्लेंट डाल देते हैं, तो हमने काफ़ी चीज़ों में देखा है, ये पोर्टल काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उसमें हमने देखा है काफ़ी चीज़ें जो हैं वैसे ही, बिकॉज जब समाधान से एक कमेटी बैठती है, वो वेरीफाई करती है, और वो जो जिस बंदे ने पेमेंट नहीं की होती है उसको एक नोटिस निकालती है, और उसी वजह से जो है काफ़ी लोगों की पेमेंट जो है वो आ जाती हैं, बिकॉज वो सीधा नोटिस निकाल देंगे, इतना इंटरेस्ट बनता है, ये पेमेंट बनती है, और ये आप पेमेंट कीजिए। तो डीसी के पास तो सेकंड स्टेप बनेगा। फर्स्ट तो ही छोटा सा एमएसएमई समाधान करके जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर जाके हम ये कर सकते हैं। और इसलिए मैं अपने सारे व्यापारी भाई लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्यम के अंदर जाके करवाएं, जिसके साथ वो ये अपना इस चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल ठीक बोला जी वैभव जी ने और संजीव जी ने। पहले तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए एमएसएमई में, कौन सा उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाइए, और अपने आप को भी सिक्योर कीजिए, और अपनी पेमेंट्स जो भुगतान करना है वो भी टाइमली कीजिए, ताकि आप इस कानून के शिकंजे में ना आएँ। ये था टैक्स ज्ञान, और टैक्स ज्ञान के साथ साथ हमने ये मुद्दा जो काफ़ी दिन से पेंडिंग था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, वो हमने की। टैक्स ज्ञान जारी रहेगा, चलता रहेगा। टाइम टू टाइम हम आपको जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी टैक्स के बारे में क्वेरीज होंगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
देखना ना भूलिए AMI न्यूज़। धन्यवाद वैभव जी एंड संजीव जी। अद्विका की साल की सबसे बड़ी बॉक्सिंग डे सेल में आए और 70% तक डिस्काउंट पाए। लेडी सूट्स, लहंगास, गाउन्स, शॉल्स, गरम सूट और जेंट्स लोईस। एड्रेस A3 पटेल चौक, पठानकोट, गुरदासपुर, बाटा चौक, साहूवालिया कॉम्प्लेक्स, चर्च के नजदीक। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।